अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का टॉपिक रिलेटेड है इसेंट्रिक कलम के इन डिज़ाइन के बारे में। इसका एक फार्मूले डिराइव करेंगे कि इसका डिज़ाइन लोड क्या होगा, डिज़ाइन मोमेंट क्या होगा। सबसे पहले जानेंगे कि इसेंट्रिक कलम कौन सा कलम होता है। इसेंट्रिक कलम वो कलम होता है जहाँ पे लोड सेंटर से कुछ फासले पे लग रहा है, यानी ये एक लोड है, ये कलम का सेंटर है। तो जो लोड आ रहा है स्लेब गर्डर या से जो टोटल ओवरऑल लोड आ रहा है वो सेंटर से कुछ फासले पे लग रहा है, यानी एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं लग रहा है। तो ऐसे कलम को इसेंट्रिक कलम कहते हैं और ये जो डिस्टेंस है इसको इसेंट्रिसिटी कहते हैं। अगर लोड एग्जैक्टली सेंटर पे लग रहा हो तो इस कलम को कंसेंट्रिक कलम कहते हैं। इसका डिज़ाइन हम लोगों ने बाकायदा पहले लेक्चर में हम लोगों ने किया है। तो इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे इसेंट्रिक कलम के डिज़ाइन के बारे में। तो इसेंट्रिक कलम वो कलम है जब लोड सेंटर से कुछ फासले पे लग रहा होता है, इस कलम को इसेंट्रिक कलम कहते हैं। इसका स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक कलम जिसका साइड व्यू दिया है, लोड सेंटर से कुछ फासले पे लग रहा है, ई डिस्टेंस पे लग रहा है, ई सेंट्रिसिटी पे लग रहा है। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्ट्रेस डायग्राम ड्रा करना है। स्ट्रेस डायग्राम किस तरह ड्रा होगा, यानी ये लोड आ रहा है, तो ये जो लोड आ रहा है किस कंप्रेशन में है, तो ये कंप्रेशन में है तो कॉलम का एक साइड कंप्रेशन में होगा और एक साइड टेंशन में होगा। तो यहाँ पे देख ले ये स्ट्रेन डायग्राम है, ये स्ट्रेन लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ पे देख ले कि ये हम लोगों ने एक कॉलम लिया, यानी इसका एक सेक्शन लिया। तो इसका जो सेक्शन है इसको हम लोगों ने विड्थ बी नाम दिया और जो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस इसको मैंने बी नाम दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक थिकनेस को मैंने एच नाम दिया। जिस तरह हम लोग पहले देखते थे कि सिंगली रीइंफोर्स बीम में होता था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग बी कहते थे और एच कहते थे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग बी कहते थे। तो सिंपली इसको यहाँ पे सिर्फ रोटेट करना है, ये डिस्टेंस h होगा यानी इसके बराबर होगा। और ये जो यहाँ पे स्ट्रेप होता था और यहाँ पे एक बार इस तरह होते, तो ये सेंटर से लेकर ये अपर फाइबर से जो इतना डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस था उसको हम लोगों ने d नाम दिया था। यहाँ पे भी इसी तरह है कि सबसे पहले हम लोगों ने b मालूम किया कि b ये डिस्टेंस है, h ये डिस्टेंस है। फिर कॉलम में बार होते हैं, मेन बार यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है। हो सकता है सेंटर यहाँ पे भी हो, तो वो हम लोगों ने सिर्फ ये दो कंसिडर करना है, यानी बार दो बार का है, यानी 4 बार है कॉलम में। साइडवेज से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को 2 बार नज़र आएंगे। तो 2 बार मैंने ड्रा किए और ये टोटल डिस्टेंस h है। तो d क्या होगा, d अपर फाइबर से, यानी ये जो जहाँ से कलम शुरू होता है उस फाइबर से लेकर ये जो बार लग रहा है इसके सेंटर तक जितना डिस्टेंस इसको मैंने d नाम दिया। फिर स्ट्रेन जहाँ पे 0 है वहाँ से लेकर अपर फाइबर यानी सेट का जो स्टार्टिंग फाइबर है, स्टार्टिंग अपर कॉलम है, वहाँ से लेकर जहाँ पे स्ट्रेन 0 है वहाँ तक डिस्टेंस को मैंने c नाम दिया, यानी न्यूट्रल एक्सिस c है तो उसको मैंने c नाम दिया। फिर पहला जो स्टील है, यानी ये स्टील, इस स्टील के सेंटर से लेकर, यानी स्टील के सेंटर से लेकर अपर फाइबर तक, यानी जैसे कलम शुरू होता है वहाँ तक डिस्टेंस d डैश। जिस तरह डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम में होता था कि हम लोग जो अपर फाइबर के साथ जो नज़दीक बार है उसको सेंटर टू सेंटर अपर फाइबर से लेकर स्टील के अपर स्टील के सेंटर तक जितना डिस्टेंस था उसको मैंने d डैश नाम दिया था। इस यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने साइड पे जो फाइबर है, यानी जहाँ से कलम स्टार्ट होता है और जहाँ पे सेंटर ऑफ स्टील है वहाँ तक हम लोगों ने डिस्टेंस d डैश नाम दिया। तो यानी सबसे पहले हम लोगों ने कुछ पैरामीटर ड्रा किए और यहाँ पे कंक्रीट का कंप्रेसिव के लिए स्ट्रेन डायग्राम है, तो कंक्रीट का कुछ स्ट्रेन होगा उसको मैंने एप्सिलॉन यू से रिप्रेजेंट किया। फिर यहीं पे स्टील का भी स्ट्रेन होगा, क्योंकि जब लोड कंप्रेशन में लग रहा हो तो यहाँ पे रेजिस्ट 2 चीज़ें करेगी, एक कंक्रीट करेगा और दूसरा स्टील करेगा। तो ये कंक्रीट भी कंप्रेशन में आएगा और स्टील भी कंप्रेशन में आएगा टू रेजिस्ट दिस फोर्स। तो इसीलिए ये दोनों कंप्रेशन में आएगा, तो हमें स्ट्रेन ऑफ स्टील भी मिलेगा और स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट भी मिलेगा। स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट को मैंने EU से रिप्रेजेंट किया और स्ट्रेन ऑफ स्टील है, यानी ये इसको मैंने एप्सिलॉन डैश S या ES डैश को मैंने इस रिप्रेजेंट किया।
ई एस क्या है, स्टील स्ट्रेन इन टेंशन जोन, यानी यहाँ पे आप देखिए कि टेंशन यानी यहाँ पे जो सी है न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे तो स्ट्रेंथ वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू है और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू है। तो आप सेंट्रल न्यूट्रल एक्सिस ये इस साइड पे देखिए, तो ये जो पूरा साइड है लोड कुछ यहाँ पे लग रहा है या यहाँ पे लग रहा है, तो ये यहाँ पे टेंशन कंप्रेशन क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए भी यहाँ पे फोर्स है, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे ये रीजन कंप्रेशन में होगा और ये रीजन क्या होगा, टेंशन में होगा। तो कंक्रीट का टेंशन आप लोग निगलेक्ट करेंगे और स्टील का टेंसाइल स्ट्रेन लेंगे, तो उसको मैंने ई एस से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे अभी स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा, या तो मैंने स्ट्रेन डायग्राम बनाया, या पे अभी स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा। स्ट्रेस डायग्राम क्या है कि यहाँ पे कंप्रेशन कंक्रीट में भी होगा, स्टील में भी होगा, तो उसको मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट किया ग्राफिकली। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस सी है, तो सी से कुछ फासले पे यानी यहाँ पे स्ट्रेन डायग्राम है, यानी स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट है। तो ये 0.85 FDC ये कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स है, इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, स्ट्रेस का एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। तो 0.85 FDC। यहाँ पे स्टील भी है, तो स्टील भी कंप्रेशन में होगा, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो ये भी कंप्रेशन में होगा। तो उसको मैंने AS-FS- को इससे मैंने रिप्रेजेंट किया, यानी ये जो फोर्स है स्टील का फोर्स, यानी कंक्रीट का फोर्स को भी मैंने रिप्रेजेंट किया, और 0.FDC उसको A या B से मल्टीप्लाई करेंगे, और स्टील भी कंप्रेशन में होगा, AS-F-S इसको मैंने रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे स्टील है, तो स्टील क्या होगा, टेंशन में होगा। यहाँ पे कंक्रीट भी मौजूद है, कंक्रीट भी टेंशन में होगा, लेकिन कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है, यानी या कंक्रीट का जो स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन, वो क्या है, वो नेग्लिजिबल है। अकॉर्डिंग टू अजम्पशन, बेसिक अजम्पशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि कंक्रीट का यानी EU इंटेंशन क्या है, नेग्लिजिबल है, यानी 0 के बराबर है वो, तो वो हम लोग टेंसाइल में नहीं लेंगे। तो स्टील यहाँ पर स्टील टेंशन में, तो स्टील का कुछ स्ट्रेन होगा, तो उसको मैंने ES से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे कंक्रीट भी टेंशन में होगा, लेकिन कंक्रीट का जो टेंशन है वो हम लोग निगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम को समझ ले कि यहाँ पे मुझे कंक्रीट का स्ट्रेस डायग्राम मिल गया, और यहाँ पे स्ट्रेस मिल गया कंप्रेसिव स्टील का, और मुझे यहाँ पे मिल गया स्ट्रेस ऑफ टेंसाइल स्टील या फोर्स ऑफ टेंसाइल स्टील या टेंसाइल फोर्स ऑफ स्टील, या पे टेंसाइल फोर्स ऑफ कंक्रीट और टेंसाइल फोर्स ऑफ स्टील कंप्रेशन स्टील। तो कुछ चीज़ें मुझे मिल गए। फिर मैंने ये इसका डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस किस तरह मालूम करेंगे, टोटल डिस्टेंस ये कितना है, h है, टोटल डिस्टेंस h है, मुझे चाहिए ये हाफ डिस्टेंस, तो हाफ डिस्टेंस कितना होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, h/2 का सिंपली, यानी टोटल h है, मुझे हाफ चाहिए तो h2 से डिवाइड करेंगे तो ये h/2 मुझे मिलेगा। फिर मैंने कैलकुलेट करना है न्यूट्रल एक्सिस से लेकर यहाँ पे जो स्टील लग रहा है इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो याद रहे या सेंटर से लेकर अपर बाइबर यानी जहाँ से बीम स्टार्ट होता है या कॉलम स्टार्ट होता है यहाँ तक डिस्टेंस d' है। तो जो h/2 था, यानी टोटल जो डिस्टेंस h था उससे अगर 2 पे डिवाइड करें तो हमें आधा डिस्टेंस मिल जाएगा कॉलम का। तो कॉलम का आधा डिस्टेंस क्या है, h/2 है, तो मुझे तो आधा डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से लेकर न्यूट्रल एक्सिस से स्टील के सेंटर तक डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने क्या करना है, h/2 से सिर्फ d' माइनस करना है, तो मुझे यहाँ से लेकर यानी इसके सेंटर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस से लेकर यहाँ तक स्टील के सेंटर तक मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी, उसको मैंने h/2 माइनस d' से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे डायरेक्शन को देख कि ये कहाँ से शुरू होता है, यानी ये मैं जूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे देख ले h/2 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टील के सेंटर तक डिस्टेंस h/2। ये किस तरह आया, यहाँ पे से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस h/2 है, तो h/2 से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस करूँ
तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी। सेम उसी तरह दूसरी साइड पे कुछ अलग ही किया। दूसरी साइड पे क्या किया है, टोटल डिस्टेंस कितना है, h है, तो आधा क्या होगा, h/2 होगा। मुझे चाहिए यहाँ से लेकर इस स्टील के दरमियान जो फासला है सेंटर से, न्यूट्रल एक्सिस से लेकर स्टील के सेंटर तक जो फासला है मुझे वो चाहिए। तो वो किस तरह मुझे मिलेगा, सिंपली क्या करूँगा, टोटल डिस्टेंस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, d है। तो d से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस करूँ, यानी ये हाफ डिस्टेंस माइनस करूँ, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस मिल जाएगी। तो d माइनस h/2, तो मुझे ये डिस्टेंस मिल गई। तो ये जो डिस्टेंस है इसको सिर्फ आपने देखना है कि ये किस तरह आया, बाकायदा प्रोसीजर से होगा कि h/2 d माइनस h/2 h/2 माइनस d डैश। तो ये कुछ प्रोसीजर था। और फिर स्ट्रेस ब्लॉक का जो वैल्यू थी वो है, यानी यहाँ से लेकर स्ट्रेस ब्लॉक का जो थिकनेस है या ब्रेथ है उसको a है, यानी स्ट्रेस ब्लॉक a तक है, यानी कुछ फासले तक है, लेकिन वो फासला कितना है, c से लेस है, तो उसको मैंने a से रिप्रेजेंट किया। तो a से रिप्रेजेंट किया। फिर कहाँ पे लग रहा है, यानी ये जो स्ट्रेस लग रहा है यानी सेंटर पे लग रहा है, तो सेंटर क्या होगा, a/2। तो मुझे चाहिए c से लेकर यानी न्यूट्रल एक्सिस से लेकर यहाँ पे सेंटर तक मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, h/2। तो अगर इससे मैं ये डिस्टेंस माइनस करूँ, यानी ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है a/2 के बराबर है। तो अगर मैं ये माइनस करूँ तो मुझे कितना डिस्टेंस मिलेगा, या न्यूट्रल एक्सिस से लेकर कंप्रेसिव फोर्स जहाँ पे लग रहा है वहाँ तक, ऑफ कंक्रीट जहाँ पे लग रहा है वहाँ तक मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। वो बराबर होगा h/2 माइनस a/2 के बराबर होगा। तो ये हम लोगों ने कंक्रीट का बाकायदा स्ट्रेस ब्लॉक भी ड्रा किया, और कंप्रेसिव और नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ स्टील एंड दोनों स्टील, कंप्रेशन स्टील और टेंसाइल स्टील का कुछ वैल्यूज डिस्टेंस वगैरह ड्रा किए। अभी मुझे चाहिए कि लोड कहाँ पे लग रहा है। तो लोड के लिए मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँगा। तो ये इक्वेशन किस तरह आया, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एनी डायरेक्शन अपवर्ड पॉजिटिवली या डाउनवर्ड नेगेटिवली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 0। तो जो डाउनवर्ड फोर्स है मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव, तो क्या होगा, Pn डाउनवर्ड लग रहा है तो मैं इसका पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो Pn इज इक्वल टू बराबर होगा, यहाँ पे देख ले टोटल कितने फोर्सेस है, एक तो ये Pn है और एक ये है टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स ऑफ स्टील, कंप्रेसिव फोर्स ऑफ कंक्रीट, यानी टोटल 4 फोर्सेस लग रहे हैं। तो 4 फोर्सेस लग रहा है। एक डाउनवर्ड फोर्स को मैंने, यानी ये जो फोर्स है इसको रेजिस्ट 3 फोर्सेस करेंगे, यानी एक टेंसाइल में होगा, 2 कंप्रेशन में होगा। तो Pn लग रहा है डाउनवर्ड, इसको मैंने Pn यहाँ पे लिख लिया। फिर इज इक्वल टू यानी इसको रेजिस्ट कर रहा है, या इस तरह भी कह सकते हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0, डाउनवर्ड नेगेटिव ले रहा हूँ तो पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो Pn प्लस डाउनवर्ड कौन सा लग रहा है, ये ASFS ये लग रहा है। फिर इज इक्वल टू अपवर्ड कौन सी फोर्सेस लग रहा है, 0.85 F∆C A एंड B, तो ये फोर्स लग रहा है। और कंप्रेसिव फोर्स ऑफ टेंसाइल कंप्रेशन स्टील, तो ये इस साइड पे आएगा। तो मेरा इक्वेशन ये इस तरह बनेगा, और मैं ये ASFS को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस में होगा। तो जो डिज़ाइन इक्वेशन है वो कुछ इस तरह बनेगा, Pn इज इक्वल टू 0.85 F∆C, यानी कंक्रीट का जो कंप्रेसिव फोर्स है 0.85 F∆C AB प्लस F∆AS', ये दोनों कंप्रेशन में लग रहा है, यानी कंप्रेसिव फोर्स तो दूसरी तरफ आया, और माइनस F∆AS', यानी ये वाली फोर्स आई, क्योंकि ये डाउनवर्ड लग रहे हैं और हम लोगों ने एक साइड पे ये करना है तो ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, तो ये माइनस में आएगा, माइनस FS/AS। तो ये डिज़ाइन जो लोड इक्वेशन है वो कुछ इस तरह बना। तो अभी मोमेंट मालूम करेंगे। मोमेंट के लिए क्या है, हमें ये जो डिस्टेंसेस वगैरह मालूम की है, यानी मोमेंट तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो
इसके साथ सिर्फ डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट मुझे मिल जाएगा mn इज इक्वल टू पी एन ई। ई क्या है? डिस्टेंस या इसेंट्रिसिटी। तो कंक्रीट के साथ भी फासला होगा सेंटर से यानी न्यूट्रल एक्सिस से, तो 0.85 FDC ए बी। और यहाँ पे कंक्रीट से लेकर कंक्रीट का जहाँ पे फोर्स लग रहा है तो सेंटर पे ही लग रहा है फोर्स, तो यहाँ से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक जो फासला है वो बराबर है h/2 माइनस a/2। जहाँ पे मैंने ये समझाया वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, मोमेंट में यूज़ हो रहा है। तो मैंने सिर्फ डिस्टेंसिव मोमेंट के लिए उससे फोर्स के लिए मल्टीप्लाई करना है, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 0.85 FDC ए बी। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो h/2 माइनस a/2 ये मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर दूसरा फोर्स है F'(S)(A)S' यानी ये जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है कंप्रेशन का, यानी स्टील का जो फोर्स लग रहा है कंप्रेशन में, तो वो फोर्स उसका मोमेंट कितना होगा एट दिस सी या 8 पॉइंट सी या 8 न्यूट्रल एक्सिस। तो मैंने सिर्फ क्या करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो F'(AS) मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो h/2 माइनस d' के बराबर है। फिर मैंने मल्टीप्लाई करना है, ये फोर्स लग रहा है टेंसाइल में, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं इस पॉइंट यानी पॉइंट सी पे मैं मोमेंट ले रहा हूँ, तो इसकी वजह से मोमेंट कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे। और यहाँ पे कंक्रीट का भी पॉइंट सी पे का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और कंप्रेशन स्टील की वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो सारे वैल्यू प्लस में आएंगे, ये याद रखना। फोर्स में क्या होगा, सिर्फ जो टेंसाइल स्टील है वो इसके साथ माइनस आएगा, बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगे इक्वल के बाद। और मोमेंट में क्या होगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगे, क्योंकि सारी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो F'(S)(A)S और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो D इन टोटल यहाँ से लेकर स्टील के सेंटर से लेकर यहाँ अपर फाइबर तक डिस्टेंस D है। तो मुझे निकालना है यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे, तो अगर D से मैं ये डिस्टेंस माइनस करूँ h/2 तो मुझे मिल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस D माइनस h/2। किस चीज़ के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कंप्रेसिव टेंसाइल जो स्टील है वहाँ से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक जो डिस्टेंस है वो D माइनस h/2 के बराबर है। ये मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई इसेंट्रिक कॉलम के मोमेंट डिज़ाइन मोमेंट का इक्वेशन मिल गया। तो यहाँ पे डिज़ाइन मोमेंट का इक्वेशन भी मिल गया और डिज़ाइन लोड का इक्वेशन भी मिल गया। सिर्फ हम लोगों ने स्ट्रेस डायग्राम से एनालाइज किया डिस्टेंसेस कैलकुलेट की और लोड कैलकुलेट की। फिर लोड किस तरह समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस हम लोगों ने लिया, और मोमेंट के लिए सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो अपने लोगों ने पहले समझा कि किस तरह आती है, तो उससे सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। तो ये मुझे मोमेंट और Pn और Mn की वैल्यू मिल गई। फिर हमें चाहिए कि जो कंप्रेसिव स्टील वो यील्ड कर रहा है या नहीं, तो ये इसका भी हम लोगों ने पहले भी कुछ जिक्र किया है कि सिंगली रिइंफोर्स बीम में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये किस तरह आता है, या डब्ली में भी पढ़ा है। तो ये सबसे पहले चेक करेंगे फॉर ईच सेलेक्टेड वैल्यू ऑफ सी द स्टील स्ट्रेन एंड स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट फोर्स आर कैलकुलेटेड, यानी हर जो सी की वैल्यू है वहाँ पे Pn और Mn की अलग अलग वैल्यू होगी। तो सबसे पहले स्टील इन स्ट्रेन मालूम करेंगे, यानी स्ट्रेन स्टील मालूम करेंगे, यानी जो टेंसाइल जो स्टील है उसका स्ट्रेन कितना है वो मालूम करेंगे। फिर इस स्ट्रेन की मदद से हम लोग Fs की वैल्यू मालूम करें क्या या वो जो स्टील हम लोग प्रोवाइड कर रहा है वो यील्ड कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें स्ट्रेन चाहिए, तो स्ट्रेन को इस तरह मालूम करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल टेक्निक्स यूज़ किया है, यानी ये एक ये ट्रायंगल कंसिडर किया, एक ये, यानी एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो सिंपली ये इसको टेक्निक यूज़ किया, तो ES इज इक्वल टू AU D माइनस C डिवाइडेड बाई C, ये एक फार्मूला मुझे मिल गया ES के लिए।
फिर मैंने कैलकुलेट करना है एफ कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैंने चेक करना है कि जो स्टील मैंने टेंसाइल या कंप्रेशन में मैंने प्रोवाइड की है वो यील्ड कर रहा है या नहीं। और ये जो इक्वेशन है ये वाला, ये याद रखना, ये टेंसाइल स्टील के लिए, यानी यहाँ पे जो स्टील लग रहा है टेंसाइल वाली वहाँ पे अप्लाई होगा, उसके लिए सिर्फ अप्लाई होगा। कंप्रेशन स्टील की एल्डिंग और ई एस डैश के लिए वो फिर अलग फार्मूला है। तो सिर्फ हम लोग अभी टेंसाइल स्टील के लिए स्ट्रेन और एफ एस मालूम करेंगे, यानी यील्ड स्ट्रेंथ मालूम करेंगे। तो ई एस का फार्मूला ये है और एफ एस का फार्मूला क्या होगा, ई यू क्या है, एप्सिलॉन यू, यानी स्टील इन स्ट्रेन इन कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डी माइनस सी डिवाइडेड बाई सी। अगर ये एफ वाई से यानी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से लेस आया तो इसका मतलब है वो जो स्टील हम लोग प्रोवाइड कर रहा है वो यील्ड नहीं कर रहा है। अगर ये ग्रेटर देन एफ वाई या इक्वल टू एफ वाई आया, यानी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ जितना भी ग्रेड के बराबर आया, तो इसका मतलब है कि वो यील्ड कर रहा है। ये किस चीज़ के लिए है हम लोग ये चेकिंग, ये सिर्फ ए एस के लिए, यानी जो टेंसाइल बार हम लोग प्रोवाइड करें वो उसके लिए सिर्फ है। फिर हम लोग जो कंप्रेसिव स्टील है वो उसका भी कैपेसिटी चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने चेक करना है स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील। तो ई एस डैश इज इक्वल टू ई यू सी माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई सी। इस फार्मूले से फिर उसके यील्डिंग भी चेक करना है, तो बट वो सिर्फ तरह फार्मूला है, लेकिन कुछ यहाँ पे सिर्फ चेंजेस होगी। तो ई यू ई एस इंटू सी माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई सी। अगर ये एफ वाई से ग्रेटर आया तो इसका मतलब है ये यील्ड कर रहा है, अगर लेस आया तो इसका मतलब है कि ये यील्ड नहीं कर रहा है। फिर बैलेंस कंडीशन के लिए क्या होगा, सी वी, यानी ये सारी चीज़ें इंटरेक्शन डायग्राम हम लोग डिराइव करेंगे, ड्रा करेंगे, तो उसमें सारी ये भी यूज़ होगा और ये भी यूज़ होगा और ये भी यूज़ होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रा करना है, वहाँ पे हम लोगों को तीन पॉइंट चाहिए हम लोगों से। एक है कंप्रेशन फेलियर, एक है टेंसाइल फेलियर, एक बैलेंस फेलियर। तो तीनों के लिए हमें सी की वैल्यू मालूम करनी चाहिए। सी और ई एस डैश की वैल्यू मालूम करेंगे, तो इसके लिए बाकायदा ये कुछ फार्मूले हम लोगों ने पहले डिस्कस किए। तो सी बी इज इक्वल टू डी ई यू डिवाइडेड बाई ई यू प्लस ई वाई, यानी कंक्रीट का स्ट्रेन और स्ट्रेन ऑफ स्टील को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सी बी की वैल्यू मिल जाएगी। अभी स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम में ये सारी वैल्यू यूज़ होंगे। तो स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम क्या है कि फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ ई सेंट्रिसिटी, यानी अगर ई सेंट्रिसिटी ज़्यादा हो तो इसके लिए फेलियर कंडीशन क्या होगा या ए एस की वैल्यू क्या होगी, यानी ये सारी चीज़ें हम लोग मालूम करेंगे और बाकायदा एक डायग्राम ड्रा करेंगे। तो अगर ई सेंट्रिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम लोगों ने चेक करना है कि यील्डिंग कर रहा है स्टील या नहीं। फॉर स्मॉल ई सेंट्रिसिटी, यानी इसके का मतलब ये भी कि अगर ई सेंट्रिसिटी यानी न्यूट्रल यानी सी की वैल्यू अगर ज़्यादा थी तो इसका क्या मतलब है, या ये टेंशन फेलियर है या कंप्रेशन फेलियर है। तो यहाँ पे हम लोग अभी ड्रा करेंगे, एनालाइज करेंगे कि वो कौन सा फेलियर है। फॉर स्मॉल ई सेंट्रिसिटी the concrete will reach its limit strain EU before the tension steel starts yielding, यानी अगर इसेंट्रिसिटी वैल्यू ज़्यादा हुई तो इसका मतलब है वहाँ पे मोमेंट भी प्रोड्यूस होगा। मोमेंट प्रोड्यूस होगा तो कौन सा फेलियर होगा, टेंशन फेलियर होगा। तो ये याद रखना, अगर इसेंट्रिसिटी यानी यहाँ पे लोड लग रहा है, अगर ये वैल्यू सेंटर से ज़्यादा आ रही तो इसका मतलब है वो फेलियर टेंशन फेलियर होगा। अगर ये कम थी ये इसेंट्रिसिटी तो वहाँ पे कंप्रेशन फेलियर होगा। फिर बैलेंस कंडीशन के लिए भी फार्मूला है और हर इसेंट्रिसिटी पे हमें दो वैल्यू मिलेंगे, एक पी एन की वैल्यू और एक एम एन की वैल्यू। तो मोमेंट और लोड की वैल्यू मिलेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करेंगे। तो डायग्राम क्या है, उस डायग्राम को स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम कहते हैं। ये वहाँ पे यूज़ होगा कि हम लोगों ने किस तरह कॉलम को डिज़ाइन करना है, या हम लोगों ने कंसेंट्रिक डिज़ाइन करना है या इसेंट्रिक डिज़ाइन करना है, तो वो हमें पता चलेगा स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम। यानी सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जहाँ पे एक्स एक्सिस पे मोमेंट होता है और वाई एक्सिस पे लोड होता है।
तो यानी जो एक्सियल लोड लग रहा है बीम पे, तो सबसे पहले हमें ड्रा करना है कि बैलेंस जो फेलियर है, बैलेंस फेलियर क्या है, सी बी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो सी बी की वैल्यू मालूम करेंगे, तो सी बी की वैल्यू के बाद हम लोग एफ एस चेक करना है कि वो ईल्ड कर रहा है या नहीं। फिर हमें पी एन और एम एन की एक पॉइंट मिल जाएगा, तो हम लोगों ने एक पॉइंट यहाँ पे ड्रा करना है, प्लाट करना है। फिर कंप्रेशन फेलियर के लिए सी की वैल्यू को सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ चेंज करना है, सी को वेरी करना है। हम लोगों ने सी बी की वैल्यू मुझे अगर पहले मिल गई 5, तो फिर हम लोगों ने एक मरतबा 5 से ज़्यादा लेना है सी की वैल्यू, फिर एक मरतबा 5 से लेस लेना है। यानी जो अगर मैं सी की वैल्यू चेंज करूँ तो मुझे पी एन और एम एन की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। तो फ़र्ज़ करें अगर मैंने सी बी की वैल्यू एक मरतबा वेरी की, यानी अगर मैंने एक मरतबा बैलेंस के लिए 5 थी, तो 5 के लिए मुझे पी एन और एम एन या पी बी या एम बी की वैल्यू ये आई। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा किया, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये पी बी और एम बी के दरमियान है। तो मैंने एक पॉइंट प्लॉट किया। फिर मैंने अगर सी की वैल्यू चेंज की 5 थी पहली, अगर मैंने 7 या 8 कर दी या 2 या 3 कर दी, तो फिर पी एन और एम एन की वैल्यू क्या होगी, यानी एक्सियल लोड और मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। एक पॉइंट मुझे अगर यहाँ पे मिलेगा, यानी इस यानी सी बी सी या फासले पे मुझे कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिल जाएगा, वहाँ पे पी एन और एम एन की वैल्यू होगी। फिर एक पॉइंट मुझे इस रीजन में मिलेगा, यानी ये फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा करना है। तो फिर मैंने यहाँ से एक इस तरह लाइन ड्रा करना है। फिर जो आखिरी लाइन आया, यानी ये जो पॉइंट आया, फिर यहाँ से मैंने फ्री स्केच करना है और यहाँ पे मिलाना है। तो मुझे कुछ इस तरह डायग्राम मिलेगा। तो ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह लोडिंग वगैरह है, इसेंट्रिसिटी क्या है, लोड कहाँ पे लग रहा है, तो वो वहाँ से बनेगा डायग्राम। तो ये एक टाइपिकल मैंने डायग्राम लिया है। तो यहाँ पे एक्सियल लोड लग रहा है, यहाँ पे मोमेंट लग रहा है। तो ये इसका डायग्राम कुछ इस तरह है। और ये यहाँ पे बैलेंस फेलियर है, यानी यहाँ पे बैलेंस फेलियर, यहाँ पे कुछ पी एन एम एन की वैल्यू होगी, कुछ इससे लेस होगी, कुछ इससे ज़्यादा या कम होगी। तो मुझे ये वैल्यू मिल गई। फिर मुझे 2 रीजन मिलेगा, एक है पी बी से अगर ये इस साइड पे रीजन था तो इसको कंप्रेशन फेलियर रेंज कहते हैं या रीजन कहते हैं। अगर ये रीजन यहाँ से यहाँ तक था, यानी यहाँ पे बैलेंस सी लग रहा है रीजन, ये वाला सा रीजन, इसको टेंशन फेलियर रीजन कहते हैं। तो मैंने हर इसेंट्रिसिटी मुझे 2 पॉइंट देगा, एक पी एन और एक एम एन। एक्स एक्सिस पे वैल्यू एम एन और वाई एक्सिस पे वैल्यू पी एन, यानी ये वैल्यू मिलेगी। अभी जो नीचे जो क्वेश्चन है वो भी स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम हम लोगों ने ड्रा करना है। वहाँ पे भी हम लोगों ने सबसे पहले सी बी की वैल्यू मालूम करनी है। सी बी की वैल्यू मालूम करने के बाद हम लोग पी एन की पी बी की वैल्यू मालूम करेंगे, फिर एम बी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मुझे मोमेंट और पी बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो मुझे कुछ यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट प्लॉट किया। फिर मैंने कैलकुलेट करना है सी तो मालूम है, सी बी। फिर मैंने क्या है, अगर फ़र्ज़ करें ये 7 जितने भी आई, अगर सी बी की वैल्यू 7 आई, तो सबसे पहले मैंने चेक करना है लेस देन 7 अगर सी हो, तो फिर पी एन एम एन की वैल्यू क्या होगी। अगर फिर जो भी पॉइंट आया वो मैंने प्लॉट किया, फ़र्ज़ करें वो यहाँ पे आया। फिर मैंने क्या करना है, एक मरतबा मैंने सी से कम ली, फिर एक मरतबा सी से ज़्यादा लूँगा, यानी 7 थी तो एक मरतबा मैंने 7 से लेस लेना है और एक मरतबा 7 से ज़्यादा लेना है। तो वहाँ पे मुझे कुछ रेंज मिलेगा कि इसेंट्रिसिटी पे कौन सा फेलियर आएगा। अगर मैं सी की वैल्यू कम करूँ तो कौन सा फेलियर आएगा, और सी की वैल्यू ज़्यादा कर दो तो कौन सा फेलियर होगा, या वो टेंशन फेलियर होगा या कंप्रेशन फेलियर होगा। तो हम लोग एक डायग्राम ड्रा करेंगे, उसको स्ट्रेंथ इंटरेक्शन डायग्राम कहते हैं।